भारत माता की आदरणीय व्यासपीठ, देखो लाइट देखो, हेलो हेलो नहीं चालू, कोई बात नहीं, सभी अपना मोबाइल जला के, हम सिस्टम से डरते थोड़े हैं, मोबाइल जला के सर के कार्यक्रम में रोशनी दीजिए। नहीं नहीं, लाइट है, लाइट आ रहा है, आवाज आ रही है, लाइट आ रहा है, या इसको आगे बुलाना है, इधर से आ रहा है, ये आ गया। हाँ देखो, ठीक है, याची गरज आहे का? भारत माता की वंदे। आदरणीय कर्नल जी, संजय भाई, बाला साहब महाराज खरात, रागिनी जी, विवेकानंद जी, यहाँ के सभी आयोजक कार्यकर्ता व प्रशासन के सुल्तानी रवैये के सामने भी कई नोटिसों के बाद यहाँ पर उपस्थित येवला के सभी हिंदू शेर, आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं और मैं अभी संबोधन हिंदी में इसलिए देना चाहता हूं ताकि येवला मालेगांव बन चुका है ये पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। संभवतः मैदान में कार्यक्रम होता तो मैं मराठी में बोलता क्योंकि स्थानीय लोगों को पता चले, स्थानीय लोगों के लिए संबोधन हो, लेकिन पिछले 24 घंटों की जो गतिविधियां यहां पर रही, ऐसा लग रहा है कि हम निजाम के राज में हैं। अगर 2024 में दिल्ली में मोदी के होते हुए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपा शिवसेना की सत्ता होते हुए येवला में, ओ येवला जहां के वीर ने भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता समर 1857 लड़ा, तात्या टोपे, उनके यहां पर हिंदू अगर, और वो भी हिंदू के नाम पे नहीं सभा थी, वो पूरे भारतीयों के नाम पर सभा थी, घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए सभा थी, वो अगर नहीं कर सकते तो येवला आजाद है, स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर 150 लोगों को सभा में न जाने की नोटिस दी जा रही है, आयोजकों को धमकाया जा रहा है, यही धमकी और मर्दानगी यही प्रशासन अगर गद्दारों को दिखाता, देश में जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको दिखाता, तो येवला में घुसखोर घुसपैठिए नहीं होते। लेकिन आचार संहिता लगी है और हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते, हम इस टकराव को, क्योंकि हमारी दुश्मनी, हमारा द्वेष, हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारी कार्रवाई, हमारी योजना, ये इस देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के विरुद्ध है। ना पुलिस हमारी दुश्मन है, ना सरकार हमारी दुश्मन है, ना भारत का भारतीय नागरिक जो है वो हमारा दुश्मन है। इस अभियान का उद्देश्य कानूनी तरीके से गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालने का अभियान, मतलब जनता एनआरसी अभियान, यह वास्तवता इसका नाम है। लेकिन जिस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, जहां पर कोई किसी का मजहबी, रिलीजियस या धार्मिक उल्लेख नहीं है, ऐसे आयोजन पर भी अगर 2024 में प्रतिबंध लगता है, तो मैं आप लोगों को, येवला वालों को और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को पूछता हूं कि फिर 2034 कैसा होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि फिर 2044 कैसा होगा, फिर 2084 कैसा होगा। मैं आपको 3024 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, या अगले 30-40 वर्ष मुझे बताइए, क्या येवला हिंदुस्तान में है ऐसा कहने के लिए कोई संभावना दिख रही है? दिख रही है क्या? हाँ नहीं में बोलिए। तो आज ये स्थिति है मोदी के होते हुए। किसके होते हुए?
मोदी के होते हुए या देवेंद्र जी के होते हुए। क्यों है? पुलिस वाले तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, यही क्या है ना, लेकिन वो आपके खिलाफ है। आपको किसी बांग्लादेशी ने आकर रोका क्या? किसी रोहिंग्या ने आकर रोका क्या? इस देश का तंत्र का उपयोग वो लोगों ने ऐसा किया है कि इस देश के देशभक्त विदेशियों को बाहर निकालने का अभियान जब शुरू करेंगे तो विदेशी रोकने नहीं आएंगे, हमारे ही टैक्स से सैलरी लेने वाले अधिकारी रोकने आएंगे। तो मामला गंभीर है ना। आमने सामने होता तो संभवतः हम लड़ सकते थे, लेकिन जब इस देश में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले लोग और उनको निकालने वाले लोगों के बीच में अगर पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, तथाकथित कानून सुव्यवस्था या जो भी बड़े बड़े नाम लगाए जाते हैं उसके आधार पर, तो सोचिए कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल है। और यह लड़ाई ऐसी मुश्किल है, इसीलिए इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए रख रहे। कितने? 10 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। तो 5 ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रही है। अब गैर कानूनी तरीके से कोई रहता है तो उसको बाहर निकालो कहना अपराध है क्या? अनैतिक है क्या? असंवैधानिक है क्या? हम तो कह रहे भाई जो यहां का है हम उसको निकालने की बात ही नहीं कर रहे, भले हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। हम कह रहे कि कोई भी हो, लेकिन अगर दूसरे देश का नागरिक है और गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आया है तो हम उसको हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कहने से क्या होगा? क्योंकि ऐसा कहने से तो आप ही अपराधी ठहराए जाएंगे, यही तंत्र आपके ऊपर एफआईआर करेगा। तो कितना मुश्किल है यह अभियान, ये येवला ने दिखा दिया है। और इसलिए मैंने कहा कि येवला का मालेगांव हो चुका है। आज के बाद आप ध्यान रखना, ये आपका आज का ऐतिहासिक दिन है। ऐसे ही जब ऐतिहासिक घटनाएं हुई और उनको आज हम स्मरण करते हैं, आज भी 17 अक्टूबर 2024 इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश के घुसपैठियों को निकालने के लिए येवला वालों ने जब सार्वजनिक सभा करनी चाहिए तो सभा होने नहीं दी गई। उनको एक छोटे होटल के छोटे से बेसमेंट में बैठकर आज ये संकल्प लेना पड़ा। लेकिन हमेशा ध्यान रहना, इतिहास भीड़ का नहीं लिखा जाता, इतिहास संकल्प के शक्ति का लिखा जाता है। और मुझे आपके चेहरे देखकर यह विश्वास हो रहा है कि मैदान से ज्यादा संकल्प की शक्ति है। और इसलिए इतने दमन के बावजूद, इतने जबरदस्ती के बावजूद, इतने डराने धमकाने के बावजूद जो लोग आए यहां हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं ये तात्या टोपे जी की नगरी है। तो तात्या टोपे जी अकेले नहीं लड़े ना, उनके साथ यहां के वीर रहे होंगे। तो वीर अगर आज हिंदू हैं हम, और वो वीर अगर पुनर्जन्म लेकर कहीं आए होंगे तो मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा मैं कहूंगा। अन्यथा येवला की पॉपुलेशन कितनी है? 35,000। उसमें से घुसखोर कितने हैं? 10,000। तो 25,000 तो है ना। उसके बावजूद इतने लोग यहां हैं। तो तात्या टोपे ने तय किया था कि आज बेसमेंट के मीटिंग में कौन कौन रहेगा, वो आप है। तो आज का संकल्प है और हमारे कार्यक्रम का नाम भी था घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र की संकल्प सभा। 10 करोड़ लोग भारत में हैं, सभी को निकालना है। लेकिन निकालना कितना मुश्किल है आज दिखा दिया। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय, हमारे स्वतंत्रता वीरों ने संविधान बनाते समय एक व्यवस्था निर्माण की और उसका नाम है एनआरसी। क्या नाम? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अब ये एनआरसी होनी चाहिए। ये होती समय समय पर तो इतने घुसपैठे हिंदुस्तान में रह सकते थे क्या? नहीं। लेकिन ये नहीं हुई। ये हो इसके लिए हमने एक नंबर जारी किया 9209204204 और हमने अंदाज लेना चाहा कि कितने लोग हैं, प्रतिदिन कितना हमको रिस्पांस मिलता है जो भारत में एनआरसी आकर 10 करोड़ लोगों को निकालना चाहते हैं। तो आप चौंक जाएंगे
हमने जो नंबर जारी किया उस पर एक दिन में 1.5 लाख ही कॉल आ सकते थे, उसके ऊपर एक दिन में 2.5 लाख कॉल आए। कोई विशेष प्रचार नहीं था, सुदर्शन से जा रहा था, सोशल मीडिया से जा रहा था, जो लोग यहां दिल्ली से उत्तर प्रदेश से प्रचार करने आए, इन्होंने जो होल्डिंग लगाए थे, इतने आधार पर 2.5 लाख प्रतिदिन नंबर ब्लॉक हो गया। लेकिन नंबर भले ही ब्लॉक हुआ, हमारा सपना खुल गया कि हम ये भारत में कर सकते हैं। अब एनआरसी तो देश में आनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में जब आएगी तब आएगी। वैसे ही हिंदू कितना डरपोक है हम सब देख ही रहे हैं, तंत्र खिलाफ है देख ही रहे हैं, मीडिया खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ कोई मीडिया बोलता है क्या? नहीं, उन्होंने तो मान ही लिया है, क्या ये तो यहां रहेंगे ही। लोग कहते हैं क्या भारत धर्मशाला है क्या? जब ऐसा कहा जाता है तो मैं कहता हूं कि धर्मशाला कहने पर मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में कौन रहता है? धार्मिक व्यक्ति रहता है। धर्मशाला में कोई गद्दार बेईमान नमक हराम रहता है क्या? तो हिंदुस्तान धर्मशाला है, धर्मशाला में सज्जन रह सकता है, दुर्जन को हम रहने नहीं देंगे। यही संकल्प हमें यहां लेना, और ये संकल्प लेकर कहीं से तो आपको यह आंदोलन शुरू करना है। तो हमने तय किया कि हम महाराष्ट्र के भूमि से करेंगे, जहां के वीरों ने कभी अटक से लेकर कटक तक पूरे हिंदुस्तान को वास्तव स्वतंत्रता दी थी। आज जो 15 अगस्त की स्वतंत्रता की हम सब बात करते हैं, यह तो अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता है। उससे पहले भी देश स्वतंत्र हुआ था, जब से अटक से कटक तक पूरा हरा झंडा लगा हुआ था। उस समय में महाराष्ट्र के वीरों ने निकलकर लड़ाई लड़ी और अटक से कटक अफगानिस्तान तक भगवा झंडा लगाया। तो फिर हमने सोचा कि अगर देश में एनआरसी लानी है तो उसका प्रारंभ कहां से करना चाहिए? महाराष्ट्र से करना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र में यह आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब सरकार एनआरसी नहीं ला रही है, यहां तो चुनाव भी डिक्लेयर हो गए। तो हमने कहा कि अगर सरकार एनआरसी नहीं लाती है तो हम हमारे बच्चों का भविष्य आधार में लटकने देंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, लटकने देंगे? आज ही आपकी यह स्थिति है कि आप आपके सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो नोटिस पुलिस ने निकाली है उसमें उन्होंने कहा है कि यह जिला जिसकी लाइन है कि बगल का मनमाड़ और येवला, यहां हिंदू मुस्लिम सम्मिश्र पॉपुलेशन है, यही कहा गया है नोटिस में। और यह संवेदनशील क्षेत्र है। क्यों है भाई संवेदनशील? जहां भी हिंदू बहुल होता है उसको संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं क्या? नहीं, हिंदू अल्पसंख्यक जहां हो जाता है उसको संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। आज पूरा येवला संवेदनशील क्षेत्र है, मालेगांव संवेदनशील क्षेत्र है, मनमाड़ संवेदनशील क्षेत्र है। अगर हिंदू महाराष्ट्र से घट गया तो पूरा महाराष्ट्र संवेदनशील हो जाएगा, और अगर पूरे देश से घट गया तो पूरा देश संवेदनशील हो जाएगा। तो जो आज येवला में हो रहा है, मालेगांव में हो रहा है, पूरे देश में होगा, यही होगा ना। और आज आप आज देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में सब जगह पर ये चल रहा है। तो हमने कहा कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो जनता कुछ करेगी, और इसलिए हमने कहा सरकार अगर लाती तो उसका नाम एनआरसी होता। अभी हम लाने जा रहे हैं, इसका लिए हमने उसका नाम दिया जनता एनआरसी। और उस जनता एनआरसी के कार्यक्रम से हम पुनः इसका घोषवाक्य बताता हूं, कानूनी तरीके से गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालने का अभियान, मतलब जनता एनआरसी। अब इस ऐसे आंदोलन को पुलिस ने विरोध करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। काम किसका है भाई? मैं अपना चैनल चलाऊं, मैं अपने परिवार के लिए टाइम दूं, वो सब कुछ छोड़कर, आपको भी सब कुछ छोड़कर आज यहां समय देना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपना इतना सारा समय लगाया, यह काम किसका था? लेकिन पुलिस ने आपको साथ देने के बजाय पुलिस आपके विरोध में खड़ी हो गई। इसलिए जनता एनआरसी लाते समय आपको कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। डंडा लेकर अगर आप इनको भगाने जाएंगे तो आप अपराधी बनाए जाएंगे। आपको कानूनी तरीके से कैसे निकालना है, इसका ही मैं यहां पर अब जानकारी केवल देने जा रहा हूं। और वो ये तरीका है, हमने इसके 10 पहले शुरू में 6 फेजेस किए थे, अब कुल 10 फेजेस किए, क्योंकि हमारा कोई कार्यकर्ता इस सुल्तानी कानून का, अंधे कानून का शिकार ना हो।
लक्ष्य भी प्राप्ति हो। भाई हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो जहां ऐसा अंग्रेजी या फिर औरंगजेबी या सुल्तानी शासन होता है, वहां पर नीति किसके उपयोग में लानी चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की लानी चाहिए। यह वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। तो नियति निर्धारित करती है, सुरेश चौहान के या आप और हम नहीं तय करते। कौन डिसाइड करता है? नियति। हमने पिछले साल नहीं सोचा, हम अगले साल सोचेंगे ऐसा भी हमने नहीं सोचा। हमने कब सोचा? इसी साल सोचा, और इसी साल इसको लागू करने का संकल्प लिया। और इसलिए समय बड़ा बलवान होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस सपने को पूरा करने के लिए हमने कहा इसी साल शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पहले हमने इस मुद्दे का अध्ययन किया, तो पता चला कि देश में 10 करोड़ घुसपैठी है। महाराष्ट्र में कितने हैं? करीब 1 करोड़। अकेले मुंबई में कितने हैं? करीब 40 लाख। कितने? 40 लाख। सोचिए, नासिक का पॉपुलेशन 40 लाख नहीं है, इतने घुसपैठिए मुंबई में। और ये घुसपैठिए कोई प्रॉपर्टी खरीद के रहते हैं क्या? कैसे आते हैं? अभी पिछले दिनों मैंने एक रेड कार्ड दिखाया था। जब वहां पर अभी दंगे हुए तो पलायन हिंदू का होना चाहिए था, लेकिन वो होने के बजाय दूसरे लोग भारत में आने लगे। उसका एक रेड कार्ड जारी हुआ, अगर महाराष्ट्र में जाना है तो 2 लाख रुपए, गुजरात में जाना है तो 1.5 लाख रुपए, दिल्ली में जाना है तो 1 लाख रुपए, और भारत के किसी भी राज्य में जाना है तो 50,000 रुपए। रेड कार्ड हमने सबूत के साथ सीमा से दिखाया था, जहां पर ये दलाल उनके जो उनको लाने वाले जो एजेंट है, क्या लिखा था पता है आपको? उसको जैसे खाने का मेनू कार्ड होता है ना, वैसे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इतने पैसे देने पर आपको सुरक्षित सीमा पार कराई जाएगी। यहां आने के बाद आपको कागजात बनाकर दिए जाएंगे, जिसमें भाई जिसका जन्म हो चुका है उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब बनता है? जब जन्म हुआ तभी बनता है ना। पिछले 2 साल में भारत में 600% ग्रोथ के साथ बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। कितनी ग्रोथ के साथ? 600। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका हमने सैंपल सर्वे किया, वो है प्रयाग जिला। कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश। क्यों किया? क्योंकि प्रयाग हमारा कुंभ क्षेत्र है। तो हमने सोचा कि चला देखिए कि वहां पर क्या स्थिति है। घुसपैठी ऐसी जगह आते हैं जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, शिरडी हो गया, या प्रयाग हो गया, या फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है। येवला जैसी जगह पर एक दूसरे के चेहरे सब लोग जानते हैं, इसका दादा कौन, इसका पिता कौन, सब जानते हैं। यहां उतना आसान नहीं है, लेकिन जहां ज्यादा पॉपुलेशन आती जाती है वह आसान होता है, वह आमदनी भी आसानी से होती है। इसलिए ऐसी जगह पर ये लोग आते हैं। तो हमने सोचा जरा सैंपल सर्वे करते हैं। हमने सुदर्शन पर इसको दिखाया, और हमने सुदर्शन पर दिखाया प्रयाग जिले में, प्रयाग महापालिका के क्षेत्र में जो जन्म दाखिला बनाने का ग्रोथ रेट है 6000% है। मतलब जहां एक दाखिला अगर 1 घंटे में किसी दिन बनता था, एक दिन में 100 बनते थे, तो वहां एक दिन में अभी कितने बन रहे हैं? 6000 एक दिन में। सरकार के पास इतना वैलिडेट करने की सिस्टम है नहीं है। कितने रुपए में बन रहा है आपको पता है? आपको सिर्फ जन्म का दाखिला लाना है। अब वो 70 साल का बुजुर्ग जाकर कह रहा है, उसमें 70 साल के भी लोग हैं, 50 साल के भी लोग हैं, जाकर क्या कह रहा है? जन्म दाखिले की 2 कंडीशन है। एक, आपका जहां जन्म होता है या तो उस हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाए, और जहां हॉस्पिटल है वहां की महापालिका, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था की रजिस्टर में उसकी एंट्री हो। या तो यह तरीका है, या फिर यह कहा जाता है कि भारत में 25% लोग ग्रामीण क्षेत्र में घर में जन्म लेते हैं, तो वो एफिडेविट दे सकते हैं, मतलब शपथ पत्र दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि हम जन्म लिए तब हमने रजिस्टर नहीं किया। हम शपथ पत्र देते हैं कि हम भारत के ही नागरिक हैं, और उनके उस दावे को वेरीफाइड किया जाता है।
उप जिलाधिकारी के द्वारा और उसको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक दिन में 6000 लोग अगर आवेदन करेंगे तो इतने लोगों के आवेदन को वेरीफाइड करने की क्षमता उप जिलाधिकारी के पास है क्या? नहीं है। नगर पंचायत के पास है क्या? नहीं है। तो उन्होंने क्या शुरू किया? नगर पंचायत कहती थी कि जो आवेदन आएगा केवल 50 रुपए में वहां का बाबू मतलब अधिकारी वो ठप्पा मार के देता था। कितने रुपए में? और जिलाधिकारी के कार्यालय में 50 रुपए में केवल वहां का बाबू ठक्का मार के देता था। तो आपके मेरे पूर्वजों ने बलिदान देकर, और थोड़े नहीं 10 करोड़ बलिदान हुए हैं इस देश की रक्षा के लिए। पिछले 1000 वर्ष की संघर्ष में कितने बलिदान? 10 करोड़। ये बड़े इतिहास तज्ञ ने इसका आंकड़ा दिया हुआ है कि पिछले 850 वर्षों की लड़ाई में 10 करोड़ लोगों ने बलिदान दिए। उन सभी ने बलिदान देकर जो 850 साल की लड़ाई लड़ी, उसकी नागरिकता केवल 100 रुपए में बिक रही है। 100 रुपए में। सोचिए, हाथ ऊपर कर देता है। या तो ये किसी के ध्यान में भी नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मेरा क्या होगा, मेरा दुकान चलेगा, मेरी राजनीति चमकेगी, मेरा क्या होगा, इसी में लगा हुआ है। इस पर कोई चैनल ध्यान नहीं देता। हमने इस पर ध्यान दिया और हमने प्रयाग का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाकर भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि हां हमारे यहां ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बार देने के बाद वापस लेने की व्यवस्था सीधी व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसमें नागरिकता निकालने के लिए एनआरसी चाहिए। तो मैं आपको पहली फेज बता रहा था कि पैसे लेकर क्या किया जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है। उसमें कह रहे हैं आपको जन्म प्रमाण पत्र देंगे, आपको आधार कार्ड देंगे। आज आपके पास हो सकता है किसी के पास आधार कार्ड ना हो, लेकिन ऐसा कोई घुसपैठिया नहीं मिलेगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो, बराबर ना। लेकिन आपके और सभी दर्शकों के जानकारी के लिए बताऊं, सुदर्शन ने पिछले 2-2.5 वर्षों में जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है कि आज अगर कोई नया आधार कार्ड निकालने जाता है या पुराना आधार कार्ड रिन्यू करने जाता है तो उसके ऊपर लिखकर आता है कि यह आधार कार्ड अब नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब अगर आप किसी घुसपैठियों को पकड़े तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आधार कार्ड है, इसका मतलब मैं भारत का नागरिक हूं। ये उनका सबसे बड़ा गर्दन दबाने का काम हमने पिछले दिनों करवाया। अब वो लेकर आते, कागज देते, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको जिस राज्य में जाना है वहां की भाषा आपको सिखाएंगे। और हमने वीडियो दिखाए कि कैसे बंगाल के बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर, किशनगंज नाम के जिले में, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, कि वहां एक बंगाली शिक्षक बांग्लादेश से आने वाले, म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या, इनको मराठी सिखा रहा है। आप पकड़ नहीं पाएंगे इतने आसानी से। उनको 200 शब्द सिखाए जाते हैं कि जब जाएंगे तो भाकरी बोलते हैं, आई बोलते हैं, जो हमारे मराठी प्रमुख शब्द है जिससे कि संवाद किया जा सकता है, वो शब्द सिखाए जाते हैं। उसके बाद उसमें आगे लिखा है कि आपको जहां रोजगार की संभावना है उस शहर में लेकर जाया जाएगा। ये सब कुछ उस मेनू कार्ड में है। फिर वहां के मस्जिद के मौलाना के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी जमीन पर घर दिया जाएगा। आपका मेरा देश बिक रहा है, वो देश जिसके लिए आपके और मेरे पुरखों ने बलिदान दिया। और ये संख्या कितनी है? 10 करोड़। महाराष्ट्र में कितनी है? 1 करोड़। हम सब वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलते हैं। पूरे वक्फ बोर्ड के पास पूरे हिंदुस्तान में कितनी जमीन है? करीब 9.5 लाख एकड़। अकेले महाराष्ट्र में घुसपैठियों के पास 1,37 लाख एकड़ जमीन है। अब आप कहेंगे कहां से आंकड़ा आया? तो महाराष्ट्र का 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसको डिवाइड करिए 1 करोड़ से, तो ये इतनी जमीन उनके नाम पर आ रही है। हो सकता है कि आपके पास कानूनी कागजात पूरे ना हो, लेकिन वो गैर कानूनी जमीन पर रुकते हैं
फिर कोई राजनेता चुनाव आता है, उनको पक्का कर देता है, वो मतदाता बन जाता है, उसके बाद उसी को कोई निकालने के पीछे नहीं पड़ता। और अपने आप को हिंदुवादी कहने वाले भी कई लोग, सारे नहीं, कई लोग उनका लांगुन चालन करते हैं, वो भी उनके यहां जाकर नाक रगड़ते, क्योंकि उनके पास क्या है, वोट का पावर है। और इसलिए इस षड्यंत्र से हिंदुस्तान कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। यह जानकर हमने तय किया कि हम जनता एनआरसी लाएंगे। पहला चरण क्या है, अध्ययन। दूसरा चरण ऐसे लोगों को चुनना जो इस विषय पर चाहते हैं कि ये 10 करोड़ लोग बाहर निकाले जाए, जैसे आप लोग हैं। हमने देश भर में ऐसे कई कार्यक्रम किए, महाराष्ट्र में किए, बैठकें की। फिर ऐसे कार्यकर्ता जो चाहते हैं उनका प्रशिक्षण के बाद अब तीसरे स्टेप पर हम आए हैं। वो स्टेप है, फेज है जन जागरण। आज जो येवला में रैली होने वाली थी, वो क्यों होने वाली थी? क्या हम किसी के लिए वोट मांगने आए थे? हम जन जागरण करने आए थे कि घुसपैठियों को कैसे पहचानेंगे। लेकिन नियति को उदाहरण स्थापित करना था। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, तीसरी बार, यह निर्णय आपका हमारा नहीं है। किसका है? नियति का है। अगर बहुत आसानी से रैली हो जाती और हम निकलकर आगे निकल जाते तो आप लोगों को भी लगता कि काम बड़ा आसान हो गया। लेकिन आज घटी हुई घटना हम कभी भी नहीं भूलेंगे। सुरेश चौहान के भी करियर में यह पहली बार है कि कहा हमने सभा तय की और वहां हम कर नहीं पाए, हमको यहां करनी पड़ रही है। इस खुन्नस को दिमाग में और दिल में बसाएंगे और इसको पूरा करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मैं आज वचन देता हूं, पूरे भारत में और पूरे महाराष्ट्र में ताकत लगा रहा हूं, लेकिन अब येवला पर मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा और महाराष्ट्र घुसपैठिया मुक्त तो होगा ही, हिंदुस्तान भी घुसपैठिया मुक्त होगा ही, लेकिन सबसे पहले येवला घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। क्योंकि हम वो महाराष्ट्र के मराठों के वंशज है। मराठे मतलब सारी जातों के हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल, हम उनके वंशज हैं कि जिनको दबाएंगे तो ज्यादा उछालते हैं। आज दबाने का प्रयास हुआ, कल उछालना देख लीजिए और घुसपैठियों को भागते हुए येवला से दिखाएंगे। वैसे भी सब शेर है, लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। और आज सारे शेरों को जख्मी शेर किया गया है, यह ज्यादा पलट कर वार करेगा, इस पर मुझे विश्वास है। और इसलिए तीसरे चरण में हम हैं, जन जागरण। चौथे चरण में जन जागरण। इस जन जागरण में हमने एक यात्रा का संकल्प किया है। यह शिव छत्रपति महाराज के 350वां वर्ष है राज्याभिषेक का, इसलिए इसका नाम दिया शिव प्रेरणा यात्रा। घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र का पहला चरण यह शुरू हो रहा है। यह वैसे उत्तर महाराष्ट्र में टेक्निकली आता है, लेकिन शिरडी से इसका प्रारंभ कल होगा। आज से ही मैं मान रहा हूं, क्योंकि तात्या टोपे जी, खास करके मैं उत्तर भारत में ज्यादा रहता हूं, तो मेरे पास तात्या टोपे के लिए बहुत ज्यादा अध्ययन है। कोपरगांव में मैं पढ़ा हूं SHGM कॉलेज में। येवला तो हमेशा पहले भी आता जाता रहा है। जिले की कोई बाउंड्री हमारे लिए नहीं थी। जिसके लिए देश ये मुद्दा होता है, उसके लिए तालुका जिला कोई बॉर्डर नहीं होती। और इसलिए मैं जिला प्रमुख नगर जिले का था, लेकिन मैं मोर्चे के लिए यहां आता था और मनमाड़ से हम ट्रेन पकड़ते थे और मुंबई जाते थे। तो हमने तय किया कि जन जागरण करेंगे और उसके लिए यात्रा निकालेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र की यात्रा 17 तारीख से आज शुरू होकर 23 तारीख तक। आज 17 येवला, 18 तारीख को शिरडी, राहता, बाबळेश्वर, श्रीरामपूर, नेवासा, शेवगांव, मिरजगांव, कर्जत, जामखेड़ होके नगर में जाएगी। 19 तारीख को दिन भर हम अहिल्या नगर में रहेंगे। अहिल्या नगर भी एक ऐतिहासिक नगरी है। पूरे हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला अगर कोई था, औरंग्या। उस औरंग्या को कहां पर मारा था? नगर में मारा था, नगर में। और ऐसा मारा था कि उसको गाड़ने नहीं दिया।
लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ने लादेन को मारा और उसकी डेड बॉडी मिलने नहीं दी, समुद्र में फेंक दी। नगर के वीरों ने उस समय उस डेड बॉडी को यहां गाड़ने नहीं देंगे कहा, तो औरंगिया के पिल्ले उसकी बॉडी लेकर भाग गए और वहां रत्नपुर में उसको गाड़ दिया है। उस नगर में पूरा दिन रुकेंगे, वहां पर भी यही काम करेंगे। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं को, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी के साथ बात करेंगे कि कैसे घुसपैठिए निकालने। उसके बाद सोलापुर की तरफ जाएंगे, फिर कोल्हापुर की तरफ जाएंगे, फिर सांगली सातारा जाएंगे, जहां पत्री सरकार स्थापन हुई थी। कितने लोगों को पता है, देश में जब अंग्रेजों का सरकार था उस समय में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी और ये सातारा के आसपास बनाई गई थी। उस गवर्नमेंट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तो बाद में बनाई थी, आजाद हिंद सरकार, विदेश में जाकर। लेकिन भारत के भूमि पर खड़े होकर जो सरकार बनाई थी उसका नाम था पत्री सरकार, सातारा के पास। वहां पर जाएंगे, पुणे जाएंगे, जो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी के रूप में रही, जहां के वीरों ने पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, लाल किले पर भगवा लगाया। वहां पश्चिम महाराष्ट्र की यात्रा की सांगता होगी, फिर उत्तर महाराष्ट्र, फिर कोकण, फिर मराठवाड़ा, विदर्भ, ऐसा अलग अलग फेजेस में पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे। जन जागरण, जन जागरण के बाद हम पूरे महाराष्ट्र के पूर्व सैनिक, जैसे यहां पर कर्नल जी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने कहा कि मेरा बचा हुआ पूरा जीवन अगर भारत माता के लिए उपयोगी आता है तो मैं पूरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। और 10 करोड़ लोगों को, मराठी में कहते हैं ना बांडगुळ, इकडे बांडगुळच म्हणतात ना, एखाद्या झाडावर बांडगुळ चढलं तर काय होतं, ते झाड कमजोर होतं आणि याला परजीवी म्हणतात। त्याला काही मुळं बिळं असतं का, ते याचं खातं। हे 10 करोड कोणाचं खाऊ राहिले, तुमच्या आमच्या मेहनतीचं खाऊ राहिले। आम्ही भारतातल्या नागरिकाला बाहेर काढा म्हणत नाही, जे बांडगुळे त्याला बाहेर काढा म्हणतो, म्हणत होतो, म्हणत आहे आणि म्हणत राहू आणि काढून दाखवू। ये जन जागरण होने के बाद हम सब लोग पूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने उरी में, इन्होंने तो कारगिल में काम किया, उरी है ना, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 16 में, उसके जो नायक हैं राजेंद्र निंबोरकर जी, वो हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में 2.5 लाख पूर्व सैनिक हैं, करीब 6 लाख रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, करीब 10,000 IAS, IPS, IRS और क्लास 1 अधिकारी रिटायर महाराष्ट्र में। इतनी सारी फौज को लेकर और सारे राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकों को, कार्यकर्ताओं को लेकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे घुसपैठियों को कि अब आप महाराष्ट्र छोड़ दो। ये दिन आएगा जब महाराष्ट्र में इसका पूरा प्रचार हो जाएगा, जब आप वातावरण गर्म करेंगे, उनके ध्यान में आ जाएगा कि ये लोग तो कानून तोड़ ही नहीं रहे हैं, ये तो कानूनी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। और जन जागरण करने के बाद, जब हम जन जागरण कर रहे हैं, तो मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं। हमने कहीं पर भी कहा कि भारत में मुसलमानों को निकालो, कहा क्या? मैं भारत के मुसलमानों को कहता हूं जो कहते हैं कि सुरेश चौहान के हमारे खिलाफ बोलता है, मैं कहता हूं कि अब तक क्या हुआ बाजू में रख देते हैं, लेकिन अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हो तो आपके पास ये अवसर है। आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालने में अपनी देशभक्ति दिखाइए। अब कितने आएंगे पता नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ईमानदार है। अब देखते हैं वो हैदराबाद के 2 नमक हराम है ना, वो आते हैं क्या नहीं, और भी आपने यहां पर कही है, आते हैं क्या नहीं। अब देशभक्ति का पैमाना क्या हो जाएगा, जो गैर कानूनी नागरिकों को निकालने के लिए हमारा साथ देगा वो देशभक्त होगा, और जो घुसपैठियों को यहां रहने का समर्थन करेगा, हमारे आंदोलन का विरोध करेगा, वो गद्दार और बेईमान होगा। अब तय करना है लोगों ने कि वो क्या है। हमने नया मापदंड स्थापित कर दिया है, तो हम उनको भी साथ लेना चाहते हैं, और हम कहेंगे सावरकर जी की भाषा में कि इस अभियान में जो हमारे साथ आएगा उसके साथ, जो साथ नहीं आएगा उसके सिवा, और जो विरोध करेगा उसका विरोध तोड़कर हम यह अभियान चलाकर दिखाएंगे।
अभियान आगे बढ़ेगा, अपील होगी, अपील के लिए 10 दिन दिए जाएंगे कि 10 दिनों में महाराष्ट्र छोड़िए, और अगर वो महाराष्ट्र नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद अभियान शुरू होगा, खोजो, सर्च करो, सापड़वा। मतलब हम पूरे गली गली में जाएंगे, शोल्डर कैम लगाएंगे, कोई गैर कानूनी बात नहीं करेंगे, कोई डंडा कोई हथियार लेकर नहीं जाएंगे। खास करके ऐसी जो रणरागिनी महिलाएं हैं, इनकी टोली बनेगी, वो आगे चलेगी, घर में जाएगी, बेल बजाएगी या कड़ी खटखटाएगी और हाथ जोड़कर कहेंगी कि आप इस राज्य के, देश के नागरिक हैं, इसका प्रमाण पत्र दीजिए। अब पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में तात्काल करना, इतने कार्यकर्ता तो हमारे पास नहीं है। 18,500 ग्राम पंचायतें, करीब 44,000 गांव इस राज्य में हैं। इसलिए हमने एक अभियान लाएंगे। उस अभियान का नाम है इंग्लिश में नो योर नेबर। आपके पड़ोसी कौन है, जांचिए, जानिए। आज येवला में तो फिर भी पड़ोसी पता होंगे, शहरों में जाएंगे तो पड़ोस में कौन रहता है पता ही नहीं है। तो अगर महाराष्ट्र का आधा, 13.5 साढ़े 14 करोड़ क्या महाराष्ट्र है, अगर महाराष्ट्र की जनता अपने पड़ोस में कौन रहता है इतनी भी जांच करेगी तो हमारे कार्यकर्ता का काम होगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र की इस वीर भूमि के, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की भूमि के जनता को कि बस आप, आपका पड़ोसी कौन है इतना जांचिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करिए, सिर्फ जांचिए, जानिए। और अगर आपको संदेह है तो हमने कॉल सेंटर नंबर स्टार्ट किया है। उस कॉल सेंटर नंबर को अभी यहां बताया जाएगा। उस कॉल सेंटर पर फोन करके बताइए कि आपको ये व्यक्ति सस्पेक्टेड लगता है। कोई गैर कानूनी काम आपने किया क्या? नहीं। अभी तक मैंने जितनी बातचीत बताई ये कई गैर कानूनी है क्या? अनैतिक है क्या? अच्छा, देशभक्ति है क्या? नहीं है। करना चाहिए कि नहीं? ऐसा करने वाले को सरकार ने क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि एक दिन सरकार भी सपोर्ट करेगी, लेकिन नहीं करेगी तो भी हम करेंगे, क्योंकि सरकारें पक्ष की हो, विपक्ष की हो, समर्थन देने वाली हो, विरोध देने वाली हो, लड़ना हमारे खून में है और हम करके दिखाएंगे। और इसलिए अभियान चलेगा, यह आंदोलन चलेगा, हम आगे लेकर जाएंगे। और सर्च अभियान में हमने 5 कलर का मार्किंग करने का तय किया है। ये जो आपके सामने बोल रहा हूं, भारत सरकार को प्रस्ताव दूंगा, पूरा खाका तैयार है जनता एनआरसी का। मुझे नेदरलैंड के भावी प्रधानमंत्री ने संपर्क किया ट्विटर पे कि पूरी दुनिया घुसखोरों से, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चिंतित है। ट्विटर जो आजकल एक्स हुआ है, टेस्ला गाड़ी बनाने वाला और स्पेसएक्स चलाने वाला एलन मस्क दुनिया का बड़ा अमीर व्यक्ति है। कम से कम 2 दिन में एक बार घुसपैठियों के विरुद्ध लिखता है। वहां का उद्योगपति, तो भारत के उद्योगपति ने लिखना चाहिए कि नहीं? पूरे दुनिया में यह समस्या है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरे एक्स पर डीएम भेज के कि आप ये जो जनता एनआरसी का आपका प्रस्ताव है हमको भेजिए, हम भी परेशान हैं, हमारे देश से लोग कैसे निकाले जाए। मैंने उनको कहा कि पहले महाराष्ट्र में सक्सेस करके दिखाऊंगा, फिर दुनिया को दूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो जब हम सर्च में निकलेंगे तो हम घर के सामने हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, जो भारत का हिंदू है, भारत का मुसलमान है, भारत का जो भी व्यक्ति नागरिक है, हिंदू है तो उसके नाम के सामने ऑरेंज भगवा कलर लगा देंगे, मुसलमान है भारतीय उसके सामने हरा लगा देंगे, जो ईसाई है उसके सामने सफेद लगा देंगे। उसके बाद जिसके पास जाएंगे, अगर वो कागज नहीं दिखाता है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, कोई डंडा नहीं चलाना है, कोई झापड़ नहीं मारना है, कोई गाली गलौज नहीं करनी है, बस उसके नाम के सामने आपने येलो टिक कर देना है, पीला कलर लगा देना है, सस्पेक्टेड, डाउटफुल। इतना किया, आगे बढ़ गए और जियो पकड़ में आ गया। कई लोग कबूल भी कर देंगे। आपको कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखते होंगे जहां वो लोग बताते कि हाँ हम रोहिंग्या है, हम बांग्लादेशी है। कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमको कोई निकाल ही नहीं सकता, तो हिम्मत के साथ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जो ऐसा कहेगा, मिलेगा, पकड़ा जाएगा, उसके सामने लाल टिक आप लगाएंगे। अब जो येलो वाला है उसका क्या किया जाए? टिक तो हो गया,
अब सर्च ऑपरेशन के बाद आपने उसको डिटेक्ट किया, इसको क्या कहेंगे, खोजा और चिन्हित किया। हिंदी में चिन्हित करना, इंग्लिश में डिटेक्ट करना। इस डिटेक्ट नामों की मतदाता सूची से डिलीट करने का काम हम करेंगे। ये बड़े बड़े राक्षस की जान किसमें होती है? तोते में। घुसपैठियों के राक्षस की जान मत के तोते में है, मत वोट के तोते में। उसकी गर्दन दबाओ, तोता मरेगा, राक्षस मर जाएगा। इसलिए उनको हम किसको कह रहे हैं? घुसपैठियों को, गैर कानूनी नागरिकों को। उनको हम मतदान सूची से डिलीट करेंगे और उसके बाद अंतिम फेज होगा डिपोर्ट करना, बाहर भेजना। यह काम किसका है? अगर आपने पहले की सारी 9 अवस्थाएं पूरी की, जो फेजेस मैंने बताई कुल 10, उसमें से 9 फेजेस कहीं पर भी गैर कानूनी है क्या? अब आप उठाकर लेकर जाकर उसको बांग्लादेश सीमा में नहीं रख सकते, उसके लिए भी नियम है। डिटेंशन सेंटर बनते हैं और डिटेंशन सेंटर बनते हैं, वहां उनको रखा जाता है, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो देश भी नहीं कहता कि हमारे हैं, लेने को तैयार नहीं है। आप जानते हैं बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर 2011 में जनगणना की गई, तो वहां की जनगणना में ग्रोथ होनी चाहिए थी ना। हमारे यहां भी होती है, कहीं पर भी होती है, भले कम ज्यादा हो, 1% हो, 3% हो, 4% हो। दुनिया में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 2011 की जनगणना में 1 करोड़ लोगों की संख्या घटी है। मतलब जो जन्म हुआ वो करीब संख्या 2.5 करोड़ की होनी चाहिए थी, प्लस ये 1 करोड़, तो 3.5 करोड़ लोग केवल 10 साल में, मतलब 2001 से लेकर 2011 की जनगणना में ये आंकड़े उपलब्ध हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर है, इंटरनेट पर है, सरकारी वेबसाइट पर है। 3.5 करोड़ लोग उस देश से गायब हुए। तो गए कहां? चीन में जा सकते हैं क्या? उधर म्यांमार में जा सकते हैं क्या? नेपाल में इतनी तो पॉपुलेशन ही नहीं है। बगल में बर्मा, तो बर्मा का नाम तो मैंने लिया, भूटान में जा सकते हैं क्या? तो कहां जा सकते हैं? यही आ सकते हैं या आए। इतना ही नहीं, लेटेस्ट का उदाहरण देता हूं, पिछले 3 महीने का। चलिए ये 2001 और 2011 का छोड़िए, अभी का उदाहरण देता हूं। अभी गूगल करिए, मैं दर्शकों को भी अपील करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं सारे फैक्ट को चेक करिए, क्योंकि सुरेश चौहान के एक पत्रकार है और सारे फैक्ट के बगैर कभी बोलता नहीं। अभी आसाम में वहां के मुख्यमंत्री ने जरा टाइट कर दिया है, देख रहे होंगे ना आप। तो उसने जैसे ही टाइट किया तो वहां पर घुसपैठियों को निकालना टाइट कर दिया, इसलिए वहां से 3 लाख घुसपैठिए पिछले 3 महीने में आसाम छोड़कर चले गए। कहां गए? बांग्लादेश गए क्या? नहीं, उसमें से 75% लोग महाराष्ट्र आ गए। अब आप कहेंगे कैसे पता चला? तो आजकल मोबाइल रोमिंग चलता है, तो जिसके पास आसाम का मोबाइल होगा वो मुंबई में आया, ये डाटा में आता है। अगर सिम कार्ड नहीं भी लाया होगा तो वहां पर जो फेसबुक अकाउंट यूज करता था वो फेसबुक अकाउंट यहां आकर लॉगिन किया, कोई भी सोशल मीडिया लॉगिन किया, और हवाई जहाज, ट्रेन, टोल से आने वाले टेम्पो, ऐसे सारे डाटा को एनालिसिस किया गया, तो ये ध्यान में आ गया कि महाराष्ट्र आए हैं। पिछले 3 महीने में 3 लाख में से 75,000, 3 लाख के 75,000 कितने हो गए? 75% कितने हो गए? 2.25 लाख। कितने दिनों में? 2 से 3 महीने में। पूरे महाराष्ट्र ने मिलकर 3 महीने में 2.25 लाख बच्चे पैदा नहीं किए। 14.5 करोड़ महाराष्ट्र के जनता ने मिलकर इतने समय में इतने बच्चे पैदा नहीं किए जितने ये घुसपैठिए आ गए। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? निकालना चाहिए। तो हम इस गति से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, इसका प्रचार करेंगे, प्रचार करके लोगों को कहेंगे, सरकार को कहेंगे कि आप एनआरसी लाओ। जब आपके पास भारत का, और मैं आपको महाराष्ट्र का बताता हूं, हमने इसका सर्वे किया पिछले दिनों, हमने कुछ जगह पर सर्वे किया। एक स्थान है वहां पर हमने सर्वे किया
तो हमारी टीम वहां पर पहुंची एक व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति को पूछा, भाई कागज दिखाओ। तो उसने कहा कागज तो खो गए। क्या बोलते हैं ये ज्यादातर, पहले क्या बोलेंगे आपको, बकरी ने खा लिए, खो गए, या फिर जल गए, बाढ़ आई थी, बह गए। हम एक पुणे में मीटिंग कर रहे थे, संजय भाई, कौन सा होटल था, हयात होटल। हयात होटल में हम मीटिंग कर रहे थे। वहां पर एक पानी देने के लिए व्यक्ति आया, मुझे पहुंचना था, ये लोगों की मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे, ये इसकी प्लानिंग की मीटिंग थी। एक लड़का पानी लेकर आया, इन लोगों ने बातचीत में ऐसे कहा, ऐसे ही, देखो ये भी बांग्लादेशी हो सकता है, मराठी में कहा। उसने समझ लिया और वो बताने लगा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। तो इन्होंने कहा फिर बताओ कहां से हो, कागज दिखाओ। तो उसने कहा बाढ़ आई थी हमारे यहां पर और सारे कागज बह गए। खुद होके बोल रहा है, सोराचा मनात, खुद होके बता रहा है। फिर हमारी दादी हमको लेके आई, ऐसा कुछ बोल रहा था, दादी लेके आई, हम यहां आए, हम बड़े मजबूर थे, फिर पुणे में आए, फिर हम जॉब करने लगे, फिर हम घरदार चला रहे, हम यही के हैं, हम बाहर के नहीं है। ऐसा ही हमारी टीम जब गई और उस व्यक्ति को कहा कि भाई तुम कागज दिखाओ, तो उसने कहा कागज तो नहीं है। तो हमने कैसे खोजना है आप लोगों को बता रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं, जो सुदर्शन पे देख रहे हैं और जो आगे भी सोशल मीडिया पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, सभी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। जब आप उनको सर्च करने जाएंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे कागज नहीं है तो कहेंगे आधार कार्ड है, आधार कार्ड है तो आप कहेंगे कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। उनको कहना है कि अब्बू कहां है बताओ। हमारी टीम ने पूछा तो उसने कहा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर हमने कहा ठीक है भाई, बुरी बात है, नहीं हो, दुखद बात है, कहां हो गए। तो उसको लगा कि ये कहां यहां हमको कुछ करेंगे। बोलता है राहुल केला में हुआ, लेकिन अपने पास तो पूरा नेटवर्क है। ओडिशा में अपने टीम ने संपर्क किया, उनको वहां स्मशान में भेजा कि 1992 के जनवरी महीने में वो गए थे और हमने उनको वहां गाड़ा था। उस स्मशान में हर स्मशान को, हिंदू का हो मुसलमान का हो, उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और उसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए स्थानिक स्वराज्य संस्था के साथ, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो भी महापालिका होगी उसमें। अपने टीम ने फोटो खींचे, अब्बू नहीं मिले। तो जब अपनी टीम दोबारा 24 घंटे बाद उसके पास गई कि भाई कहां हो, तो साओ भी नहीं मिले, वो भी गायब थे, क्योंकि उनको पता था कि झूठ बोला था। मैं कहता हूं आप बस प्रारंभ करिए, जिस दिन आप खोजना शुरू करेंगे उस दिन घुस बैठिए, भागना शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास। अब कोई गैर कानूनी काम नहीं करे, ना करना है। ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि इस अभियान के विरुद्ध बड़ा इंटरनेशनल रणनीति बन रही है। आपको पता ही है कि मेरे खिलाफ पूरे दुनिया भर में क्या क्या कैंपेन चलते हैं। अल जजीरा, लादेन का चैनल, अभी अरब भाषा में मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहा था। मतलब वो भारत में तो कुछ नहीं कर सकता, तो विदेश में मेरी इमेज बना रहा था कि ये हिंदुस्तान का एक आतंकवादी है। कौन? सुरेश चौहान के। अरे भगवा पेठा पहनने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और जानते ये तो सैनिक होता है, रक्षक होता है। और सुरेश चौहान के भी शिवाजी महाराज जी का सैनिक है, राष्ट्र रक्षा के लिए गर्दन उतर देंगे, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं देंगे, ये वचन देते हैं। और इसलिए ये कैंपेन में आप जब जाएंगे तो आपको ये कहेंगे। फिर आपको बंगाली पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती, आपको पता है? हमने इसका पूरा सर्च किया। वो आदमी बंगाली में बोलता है, तो पुलिस को तो पता ही नहीं कि जो बंगाली बोल रहा है ये बंगाली पश्चिम बंगाल की बंगाली है, या बांग्लादेश की बंगाली है, या ये ब्रह्मदेश म्यांमार की बंगाली है, या आसाम की बंगाली। उसको पता ही नहीं है, वो सारी बंगाली को बंगाली समझता है। भाई आप महाराष्ट्र में भी देखिए ना, नगरी मराठी अलग है, कोकणी मराठी अलग है, मुंबई टपोरी भाषा एकदम मराठवाड़ा की थोड़ी अलग है, उत्तर महाराष्ट्र की प्यारी है, हमारी बहनाबाई चौधरी वाली प्यार से लय में बात करते हैं, वैसे ही बंगाली में भी है। तो जब आप इनको सर्च करने जाएंगे तो आपने एक वीडियो बनाना है उसको बंगाली में बोलते समय। और सुदर्शन इस राष्ट्र निर्माण की टीम ने इसको हमने
सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र ये आंदोलन का नाम दिया है, किसी संगठन का नाम नहीं है। ना ये आंदोलन सुदर्शन का है, ना किसी हिंदू संगठन का है। यह आंदोलन समस्त महाराष्ट्र की जनता का है। इसके लिए इसका नाम क्या है? सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की जनता का आंदोलन। उसका कॉल सेंटर है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, अभी दूंगा मैं। वहां पर आपने वो बंगाली बोलने वाले का वीडियो शूट करना है, भेज देना है। आपको 5 मिनट के अंदर वहां से रिप्लाई आएगा। जो बंगाली बांग्लादेशी जानते हैं वो बताएंगे कि ये जो बोल रहा है ये पश्चिम बंगाल की बंगाली है या बांग्लादेश की बंगाली है। आप उसको चिन्हित करोगे। सर्च के लिए आपको चौथा मुद्दा मिल गया। ऐसा और 25 तरीके अपन ने खोज के निकाले हैं। 5वां तरीका है, आप जानते हैं ये जो इम्तियाज है ना, वो हैदराबाद वाले का नमूना जलील, क्या नाम है जलील, लोग कहते हैं जलील कर दिया, ये नाम से ही जलील है। तो ये इसने एमएलए रहते हुए 15,000 लोगों को पत्र दिया था कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूं। नागरिकता प्रमाण पत्र, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट खो गए तो आप किसी जनप्रतिनिधि का पत्र निकालकर आप वो देते हैं और आपको जनप्रतिनिधि के पत्र के ऊपर आपको नागरिकता कागज माने जाकर वो मिलते। कितने लोगों को दिया उसने, तब का आंकड़ा बता रहा हूं, सांसद रहने वाला आंकड़ा भी निकालना है। ये जो मालेगांव में एक है उसने 35,000 लोगों को दिया था। कितने? ये सब डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि इसके पेपर हैं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। तो जब आप खोजने जाएंगे तो जिसके पास नागरिकता का प्रमाण के रूप में वो किसी नेता का पत्र दिखाएगा तो हम उसको येलो रंग का टिक देंगे, सस्पेक्टेड। कितवा मुद्दा हो गया? 5वां। ऐसे आपको 25 मुद्दे मिलेंगे और भी कई फॉर्मूले हैं। कब आपने जन्म का दाखिला लिया, किस एज में लिया, इस आधार पर सस्पेक्टेड आप नापे जाएंगे। आपके रिश्तेदार कहां हैं बता नहीं पाए, सस्पेक्टेड नापे जाएंगे। पिछले 3 पिढ्या बताओ, मराठीत काय म्हणतात, बाप दाखव नाही तर तो नागरिकता दिखाओ नहीं तो भारत छोड़ो, ये उसी की दर्शन है। तो ऐसे 25 मुद्दे आपको दिए जाएंगे। जनता NRC.org नाम की वेबसाइट है, वहां पर फॉर्म बनेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके ऊपर गूगल लोकेशन आएगा कि आपने घर में बैठकर ही फॉर्म नहीं भरा है। पप्पू सस्कर गए थे और यहां पर कौन सा बंगालीपुरा, कौन सा एरिया है यहां, तो वहां पर वो लोकेशन आएगा कि वहां खड़े होकर इस फॉर्म को भरा गया है। जियो टैगिंग जिसको कहते हैं, यह सब कुछ होगा और हम महाराष्ट्र का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, महाराष्ट्र की सरकार के सामने देंगे। जब यह सब कुछ हो जाएगा आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इस बिल्डअप कॉन्फिडेंस के साथ करोड़ों लोगों का डाटा लेकर, और मुझे विश्वास है महाराष्ट्र में 70% जगह पर तो आप यूं ही कर जाएंगे, आपको कोई मेजर विरोध नहीं होगा। येवला जैसे 15% लगे क्षेत्र रहेगा जहां पर कुछ विरोध होगा। 15% ऐसा भी है जहां तो पुलिस भी नहीं जा सकती। मुमरा पुलिस जा सकती है क्या अंदर? और कौन से जरा नाम लीजिए, सुदर्शन के दर्शकों को पता चले। मालेगांव, भिवंडी, छत्रपति संभाजीनगर में भी ऐसे कई एरिया हैं और कोंडवा, 100 से ज्यादा एरिया है। आप जानते हैं, अभी मैं सारे आंकड़े आज नहीं बताता, चौंकाने वाले बहुत आंकड़े मेरे पास है, आपको शॉक लगेगा कि महाराष्ट्र में ऐसा है। ये सब कुछ यहां पर नहीं जा पाएंगे तो वहां व्यक्ति को टिक नहीं करेंगे, हम पूरे एरिया को जहां आपको घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा ना, पुलिस भी वहां अकेले नहीं जाती, उनको भी एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जाना पड़ता है या पैरामिलिट्री लेकर जाना पड़ता है। वहां पर आप जाने की जरूरत नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई झगड़ा नहीं करना है। जिस एरिया में आपको जाने नहीं देंगे उस पूरे मोहल्ले को आप येलो रंग लगा दीजिए। पहले 85% जहां चिन्हित है उसको निकालेंगे। अगर भागकर कहां जाएंगे, वो वही जाएंगे जहां बहुसंख्यक है, या दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो दूसरे राज्य का बाद में देखेंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र खाली करेंगे और उदाहरण स्थापित करके देंगे कि दुनिया जिस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रही है उस समस्या का समाधान महाराष्ट्र के जनता ने करके दिखाया। वो बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया था और मैंने आपके सामने इसका पूरा विस्तार से प्लान रखा है।
इस पूरे प्लान में पुनः 6वीं बार मैं पूछ रहा हूं, कोई गैर कानूनी चीज है क्या? पुलिस का कैमरा भी शूट कर रहा है। यह सुनने के बाद जरा फीस देनी चाहिए हमको इसकी। इतना रेडीमेड प्लान दे रहा हूं पुलिस वालों को भी। यह कैमरा मेरे ऊपर लगाने के बजाय घुसखोरों पे लगाया होता तो पकड़े जाते। लेकिन आपको पता है भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था। क्यों फोड़ा था? और फोड़कर भाग नहीं गए थे, अरेस्ट हुए थे। और कोर्ट में उन्होंने सारा बताया था कि बम कैसे बनता है। तो मीडिया जो उस जमाने का था वो रिपोर्ट करता था। तो जो बम बनाने की कला है, जो कि मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे कमांडो के पास वो है और हमारी सेना वो काम करेगी। लेकिन भगत सिंह जी ने क्या किया था, मैं ये बता रहा हूं कि भगत सिंह जी ने इसलिए फोड़ा, इसलिए गिरफ्तार हुए, वो सब कुछ कोर्ट में बताया, अखबारों में लिखकर आया और क्रांतिकारियों के तक पहुंच गया कि कैसे फोड़ा जाता है। तो मैं भी यह सब कुछ पुलिस के कैमरे में इसलिए बता रहा हूं कि ये जाए और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो। कल कोर्ट में जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे कैमरे पे भरोसा नहीं है ना, इनका कैमरा लाओ देखो। तो इसलिए जब इनका कैमरा देखता है तो अजून थोड़ी चेव येती। सुदर्शन के कैमरे के सामने तो रोज ही बोलता हूं, 4-5 कैमरे के सामने। लेकिन आजकल जहां भी जा रहा हूं कैमरा लगा रहे हैं। क्या मैं देश के विरुद्ध काम कर रहा हूं? लेकिन देश के विरुद्ध काम करने वाले तो आबाद घूम रहे हैं और हमको इतने सारे पुलिस वाले लेकर घूमना पड़ रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो भारत सरकार को कभी नहीं कहूंगा कि मेरे आसपास इतनी सारी सिक्योरिटी रखो, क्योंकि हम दिखेंगे तो गद्दार वैसे ही डरते, वैसे ही भाग जाते हैं। लेकिन हमको पुलिस वालों के साथ चलना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि सुरेश चौहान के जो बोल रहा है और इतिहास है 20 साल का, जो बोलता है वो करके दिखाता है। भारत में जनसंख्या समस्या कोई मानता नहीं था। 2017 में मैंने इस मुद्दे को उठाया, 18 में मैंने इस मुद्दे को, भारत की यात्रा की, 70 दिन 20,000 किलोमीटर, 8 करोड़ 96 लाख मिस कॉल एकत्र किए। आज आपके पास अगर हिंदुस्तान में क्या क्या समस्या है, इसका कोई मैसेज सोशल मीडिया पर आता है तो 5 मुद्दे में 1 मुद्दा लोग जनसंख्या लिखते हैं। ये सुरेश चौहान के ने स्थापित किया। और अब एनआरसी किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी पता नहीं है। लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं, आज हम अक्टूबर 2024 में बोल रहे हैं, आज के 6 महीने बाद आपको हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, जिसको एबीसीडी भी नहीं आता होगा, उसको भी एनआरसी पता होगा। कोई चैनल का मालिक स्टूडियो छोड़कर दिल्ली से निकालकर गांव-गांव में नहीं घूमता है। आज मुझे शपथ विधि का निमंत्रण था, हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ थी। 2-3 फोन आए कि आप आइए, या हमारे हरियाणा के नरेश जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी यहां बुलाया था। लेकिन हम शपथ विधि में नहीं गए। हमने शपथ विधि छोड़ी और येवला में शपथ लेने के लिए खड़े हो गए। ये नहीं कहा कि चलो 17 का 18 कर देते हैं। हमने कहा नहीं, अगर 17 तय हुआ तो कल करे सो, आज करे सो। और इसलिए इतनी सारी नोटिस आने के बाद भी हमने कहा कि जाएंगे, भले ही उस मैदान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हम हमारी सरकार को बदनाम नहीं करना चाहते। हमने कहा ना, हमारा शत्रु घुसखोर है, घुसपैठिया है, ना पुलिस है ना सरकार है। हम शत्रु से टकराना चाहते हैं, खामखा हमारे सिस्टम से नहीं। मैं अभी भाषण के लिए खड़ा हो रहा था तो मुझे रिपोर्टर ने आकर वीडियो दिखाया। इस होटल के बाहर 200-250 पुलिस वाले खड़े हैं। क्या आप और हम बम बीम बंदूक लेकर अभी येवला में जाने वाले हैं क्या? या हमसे किसी को खतरा नहीं है? आप और हम पर कोई हमला करने ना पहुंचे, इसलिए पुलिस वाले हैं। तो फिर अपराधी कौन हुए? हम तो पीड़ित हो गए ना। तो आप पीड़ित है, लेकिन पीड़ित रहेंगे नहीं। ये आज आपको संकल्प लेना है। इसलिए मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से विषय बताया। समझ में आया? कर सकते हैं?
हो सकता है। कौन कौन इसमें समय देगा? एक हाथ का मतलब 50% होता है। हाँ, दोनों हाथ, और इस हाथ के साथ घरवाली का भी हाथ, ठीक है? हाँ, नीचे करिए। क्योंकि देखिए भाई, मराठे ही वो लोग थे जो लड़ने जाते थे तो पत्नी भी साथ आती थी, ठीक है ना? तो हमारी यहाँ की नारियों की ये ताकत रही है, इसलिए इन सबको साथ लेकर हम जाएंगे। मैंने आपके सामने पूरा विषय रखा। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रश्नोत्तर रखूं, क्योंकि अब इस वीडियो को 8 बजे सुदर्शन पर चलना है। जिन षड्यंत्रकारियों ने आज सभा होने नहीं दी खुले मैदान में, वहां होती तो कितने लोगों तक जाती? 5,000, 4-5 हजार लोगों तक जाती। मराठी में बोलता, ज्यादा ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों तक जाती। लेकिन आज ये समस्या मैंने हिंदी में बोलकर 8 बजे बिंदास बोल पे चलेगी। कम से कम आज ही 2.5 करोड़ लोगों तक जाएगी। तो आपका रोकने वालों का दांव उल्टा पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोऑपरेशन की भूमिका थी, है और रखेंगे। और हम सब मिलकर भारत को घुसखोर मुक्त, घुसपैठियों मुक्त करेंगे। इसकी अभी हम शपथ लेंगे और उसके बाद हम यहां से निकलेंगे। यहां से ले लेना कैमरा, सब खड़े हुए और राइट हैंड आगे करिए। ऊपर आओ, आ जाते हैं तो कैमरे में दिखे। येवला के नागरिक शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हम महाराष्ट्र को घुसपैठिया मुक्त, गैर कानूनी नागरिक मुक्त करेंगे। ये करने के लिए आज हम जनता एनआरसी लाने का संकल्प ले रहे हैं। इसके लिए समय देंगे, तन मन धन के साथ संघर्ष करेंगे और कानूनी तरीके से गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालेंगे। इस लड़ाई में हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज, भारत माता हमको यश दे, हमको विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस।